हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है, चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो इसमें जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो दिए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट कंसेप्ट एंड सोर्सेज, सिलेक्शन कंसेप्ट एंड प्रोसेस, टेस्ट एंड इंटरव्यू, प्लेसमेंट, इंडक्शन, सोशलाइजेशन, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए दिए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है, मीनिंग है इसका एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मींस डिसाइडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब यूनिट एंड द टोटल कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज करनी है, उन एक्टिविटीज को करने के लिए कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, उसका जो ये जानने का प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Manpower planning is the process including forecasting, developing, implementing and controlling by which a firm ensures that it has the right number of people and right kind of people at the right place at the right time doing things for which they are economically useful। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है उसी का एक और नाम है मैन पावर प्लानिंग। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फोरकास्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से क्या हो, फर्म ये इंश्योर कर पाए कि फर्म को जितने राइट नंबर ऑफ पीपल्स की जरूरत है उतने ऑर्गेनाइजेशन के पास पीपल्स हैं, जितने राइट काइंड ऑफ पीपल की जरूरत है उतने राइट काइंड ऑफ पीपल्स हैं, जहां पर उनकी जरूरत है उस राइट प्लेस पर हैं, और जिस टाइम उनकी जरूरत है उस राइट टाइम पर अवेलेबल है। वो चीज कहलाती है आपकी मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ही से ये सारे मीनिंग बता रखे हैं, डेफिनेशन बता रखी है। मैन पावर प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हमें क्या पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो प्लानिंग की गई है उस प्लान को कैरी आउट करने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो चीज कहलाती है आपकी मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो नंबर 1 आता है फोरकास्ट ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो किस लिए जरूरी है, इससे हमें फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी है इस चीज का पता लगता है। इन एब्सेंस ऑफ सच अ प्लान इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैव द सर्विस ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम। अगर ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगी तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस सर्विस के लिए हमें किस टाइप के और कितने लोगों की जरूरत है, ये पता नहीं लग पाएगा।
तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू कोप अप विद चेंज इन मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन इन एन इफेक्टिव वे। क्या बोला है, अगर हमें किसी भी चेंज के साथ कोप अप करना है, उस चेंज को अडेप्ट करना है, चाहे वो मार्केट की कंडीशंस का चेंज हो, टेक्नोलॉजी में चेंज हो, प्रोडक्ट में चेंज हो, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में चेंज हो, अगर उसे इफेक्टिव वे से क्या करना है, कॉप अप करना है उस चेंज के साथ, तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। These changes call for continuous allocation or reallocation of skill, or and in the absence of planning there are might be under or over utilization of human resource। क्या बोला है, जो ये चेंजेस होते हैं उससे क्या होता है, हमें स्किल्स को एलोकेट और रीएलोकेट करना पड़ता है बार बार। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी, पूरी ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, या तो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, या अंडर यूटिलाइजेशन रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज एसेंशियल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत और किस लिए पड़ती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन प्रोग्राम है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, वो जो प्लान बना रही है, जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अपना रही है, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें पहले उनकी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एम्प्लॉइज। तो द डेटाबेस अवेलेबल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल रिपेयर विच फैसिलिटेट फॉर डिसीजन मेकिंग एज टू प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू बी मेड अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर एक पूरा डेटा अवेलेबल होता है, जिससे हमें पता लगता है कि किस एम्प्लॉय की क्या स्किल्स है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसी डेटा के बेसिस पर हम क्या कर पाते हैं, किस एम्प्लॉय का किस प्लेस पर प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, ट्रांसफर करना है, ये सारे डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। तो ये इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो द डेटाबेस इज आल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग सरप्लस एंड अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्सेज। क्या बोला है, जो डेटा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर अवेलेबल होता है, वो हमें मदद करता है ये जानने में कि क्या हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, कहीं वो सरप्लस में तो नहीं है या अंडर यूटिलाइज तो नहीं है, मतलब उनका कोई यूटिलाइज ही ना हो रहा हो। ऐसे भी कुछ एम्प्लॉइज हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनकी जरूरत ही नहीं है, वो काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ये जानने में मदद करता है। इन टाइम ऑफ डाउनसाइजिंग और इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वुड ऐड वैल्यू टू द प्रोसेस। और इस फिर डेटा से हमें क्या मदद मिलती है, जब हमें डाउनसाइजिंग करनी होती है या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, उस टाइम पर ये डेटा हमारे काम आता है कि कौन से एम्प्लॉय अंडर यूटिलाइज्ड हैं, या जो एक्स्ट्रा आएंगे जिनकी जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें डाउनसाइजिंग के प्रोसेस में रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 में आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। पहला आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी, पॉलिसी टुवर्ड रिजर्विंग सर्टेन जॉब फॉर डिफरेंट कम्युनिटी एंड सन्स ऑफ द सॉइल एटसेट्रा अफेक्ट द एचआरपी। सबसे पहला जो फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर में, वो आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, चाहे लेबर पॉलिसी बनाए, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी बनाए, चाहे रिजर्विंग सर्टेन जॉब की रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाए, या कोई और भी पॉलिसी बनाते हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग के ऊपर पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन को इन्हीं पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एचआरडी इन द कंट्री एंड देयर बाय द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द फ्यूचर इन द कंट्री। क्या बोला है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे हमें क्या पता लगता है कंट्री के अंदर कितना ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, और इससे हमें पता लगता है कि आने वाले फ्यूचर में कितनी लेबर सप्लाई की और ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर बाय द फ्यूचर डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोला है, ऐसे फैक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं लेकिन उसके वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, वो साथ में उसके वॉल्यूम के साथ साथ उसकी ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं।
क्योंकि अगर ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा गुड्स का तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो वॉल्यूम को कम कर देते हैं, कम वॉल्यूम की मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स भी इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी पहले थी। तो इस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइन द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। जो टेक्नोलॉजी का लेवल होता है कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि किस टाइप के ह्यूमन एम्प्लॉय की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फैक्टर। तो इंटरनेशनल फैक्टर लाइक द डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड सप्लाई ऑफ एचआर इन वेरियस कंट्रीज। इंटरनेशनल फैक्टर में क्या आता है कि दूसरी कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी डिमांड है और उन कंट्रीज से ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी सप्लाई हो रही है। मतलब उस कंट्री के लोग बाहर जाकर कितनी जॉब कर रहे हैं और उस कंट्री में बाहर के लोग आकर कितनी जॉब कर रहे हैं, इस चीज पर भी डिपेंड करता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये तो थे आपके एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में आता है आपका कंपनी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। तो कंपनीज पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी रिलेटिंग टू एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, अलायंस एटसेट्रा डिटरमाइन द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, अलायंस करना चाहती है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की क्वांटिटी में और किस क्वालिटी मतलब किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। तो एचआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ एचआर, कंपेंसेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एटसेट्रा इन्फ्लुएंस द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो पॉलिसीज होती हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस टाइप की होगी। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के अंदर आपकी कौन कौन सी पॉलिसी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, उनका कंपनसेशन का लेवल क्या है, उनका वर्क लाइफ की क्वालिटी कैसी है, इन सारी चीजों पर भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस। तो फंडामेंटली एचआर प्लान्स आर इज बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन द काइंड ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। जो एचआर प्लान होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के प्लान्स होते हैं, वो किस चीज पर बेस करते हैं? जॉब एनालिसिस पर, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पर, जिससे पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है। नेक्स्ट है टाइम ओरिजिन। तो कंपनीज विद स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान फॉर लॉन्ग रन, वेयर एज अ फर्म विद अनस्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान ओनली फॉर शॉर्ट टर्म रेंज। क्या बोला है? टाइम ओरिजिन। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकता है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, चेंज होता रहता है, वो ज्यादा लंबे समय के लिए एक बार में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनी प्लानिंग प्रोसेस नीड क्वालिटेटिव एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। दिस इज मोर सो विद ह्यूमन रिसोर्स प्लान, स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या बोला है? कोई भी प्लानिंग प्रोसेस में हमें क्वालिटेटिव और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स से ही रिलेटेड हो, उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो उसमें। तो ये होता है आपका टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। तो ये थे आपके दो तरीके के फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, और इनके कुछ पार्ट्स जिनमें क्या होता है जो बताते हैं कि किस टाइप के और कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ये वो सारे फैक्टर्स थे आपके। अब आता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है उसका क्या प्रोसेस होता है? तो नंबर वन आता है आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर्स टू द सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर क्या किया जाता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करा जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। तो एचआर प्लान्स नीड टू बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग स्टार्ट होती है वो किस चीज पर बेस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करी जाती है।
In practice, this implies that objective of HR plan must derived from the organizational objective. तो इससे क्या निकल के आता है कंक्लूजन कि जो ह्यूमन रिसोर्स का प्लान होना चाहिए वो किस चीज से ड्राइव होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्लान से ड्राइव होना चाहिए. Specific requirement in terms of number and characteristics of employees should be derived from organizational objective. क्या बोला है, जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि किस टाइप के और किस कैरेक्टरिस्टिक्स का एम्प्लॉय की जरूरत है वो किससे निकल के आना चाहिए, किस चीज से ड्राइव होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस पर ये सारी चीजें बेस्ड होनी चाहिए. नेक्स्ट है एचआर डिमांड फोरकास्ट. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड. एचआर डिमांड फोरकास्ट क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हमें क्या पता लगता है कि फ्यूचर में किस क्वांटिटी मतलब कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और किस क्वालिटी मतलब किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, वो एस्टिमेट करना कहलाता है आपका एचआर डिमांड फोरकास्ट. द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट मस्ट बी एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान. जो ये एचआर डिमांड फोरकास्ट है इसका बेसिस क्या होगा, या तो एनुअल बजट होगा या फिर जो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स होते हैं वो होंगे. इनटू एक्टिवली लेवल्स फॉर ईच फंक्शन एंड डिपार्टमेंट, जो कि एक्टिवली लेवल होगा जिनका हर फंक्शन में और हर डिपार्टमेंट के अंदर. नेक्स्ट स्टेप है आपका एचआर सप्लाई फोरकास्ट. तो पर्सनल डिमांड एनालिसिस provide the manager with the means of estimating the number and kind of employee that will be required. The next logical step for the management is to determine whether it be able to procure the required number of personnel and the source of such procurement. अब क्या है, अगर एक और एचआर डिमांड फोरकास्ट हो गई और मैनेजर को ये पता लग गया है एचआर डिपार्टमेंट के कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उसके बाद क्या करा जाता है, एचआर सप्लाई फोरकास्ट करा जाता है. ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनमें से पहले से कितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं जिनसे ये वाली जो जरूरत है इसे फुलफिल किया जा सकता है, और अगर एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से उन्हें प्रोक्योर करा जाएगा और किस प्लेस से किस मेथड से कितने एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करना है, वो सारी चीजें किसमें पता लगती हैं, एचआर सप्लाई फोरकास्ट से पता लगती है. नेक्स्ट आता है फिर एचआर प्रोग्रामिंग. तो वंस एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सप्लाई आर फोरकास्ट द टू मस्ट बी रिकंसाइल्ड और बैलेंस इन ऑर्डर दैट वैकेंसी कैन बी फाइल्ड बाय राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट राइट टाइम. क्या बोला है, एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल और सप्लाई का फोरकास्ट हो जाता है, तो मतलब कितने एम्प्लॉयज की डिमांड है और कितनी सप्लाई है इसका फोरकास्ट हो जाता है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, रिकंसाइल होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, जिससे क्या पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइम पर कितने राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है. फिर आता है एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर कन्वर्टिंग एन एचआर प्लान इनटू एक्शन. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो एचआर प्लान बनाया है अब उसे एक्शन में लाना, वो कहलाता है आपका एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन. A series of action program are initiated as a part of HR plan implementation. जो HR plan implementation है उसको करने के लिए कई सारी सीरीज ऑफ एक्शन हमें इनिशिएट करनी पड़ती है. सम सच प्रोग्राम आर, इनमें से कुछ प्रोग्राम बताए हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिटेनिंग एंड रीडेवलपमेंट, द रिटेंशन प्लान, द सक्सेशन प्लान एंड रिडंडेंसी प्लान. इसके अंदर क्या क्या करा जाता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस करा जाता है, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, फिर रिटेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट, रिटेंशन प्लान, सक्सेशन प्लान और रिडंडेंसी प्लान. ये सारी चीजें परफॉर्म करी जाती हैं एचआर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए. फिर आता है कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन. तो दिस रिप्रेजेंट द फिफ्थ एंड फाइनल फेज इन द एचआरपी प्रोसेस. द एचआर प्लान शुड इंक्लूड बजट, टारगेट एंड स्टैंडर्ड. क्या बोला है, ये जो है ये लास्ट स्टेप होता है एचआर प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ये कहता है कि एचआर प्लान है उसके अंदर बजट होना चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए और स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए. इट शुड ऑल्सो क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड स्टेबलाइज रिपोर्टिंग प्रोसीजर. इसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि किसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी कंट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या रिपोर्टिंग प्रोसीजर है कि किस पर्सन को रिपोर्ट करना है. विच विल इनेबल अचीवमेंट टू बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट प्लान. जिससे हमें क्या कंफर्म हो पाएगा कि जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसे हम प्लान के साथ मॉनिटर कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, और अगर कोई भी उसमें डिफरेंस है तो फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन आसानी से ले पाएंगे. ठीक है.
नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा, यहाँ तक ये आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो भी आपका था, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका प्रोसेस, एचआरपी का, वो सारा मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक हैगा वो हैगा जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो डेफिनेशन है कि जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। जॉब एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड स्टडी करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके ऑपरेशंस के बारे में, उसके अंदर किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन सारी चीजों के बारे में किसी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, वो कहलाता है आपका जॉब एनालिसिस। द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ दिस एनालिसिस आर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है? हमें जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है और जॉब स्पेसिफिकेशन मिलता है। अब मीनिंग बताया है इसका, ये तो आपको एक तरीके से डेफिनेशन ऊपर बता दी। मीनिंग में क्या बोला है? जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। सिंपली मीनिंग बताया है, जॉब एनालिसिस क्या है? किसी एक जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपका जॉब एनालिसिस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन टू सेट ऑफ डाटा। अब जब जॉब एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करा जाता है तो दो चीजें मिलती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अ स्टेटमेंट कंटेनिंग जॉब टाइटल, लोकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मटेरियल एंड फॉर्म्स यूज्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमें जॉब का टाइटल बताया गया होता है कि क्या जॉब है, उसकी लोकेशन क्या है, जॉब की पूरी समरी होती है, उसमें किस पर्सन की क्या ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी मशीन्स का यूज हुआ है उस जॉब के लिए, किस किस टूल एंड इक्विपमेंट का यूज हुआ है, किस मटेरियल का और किस फॉर्म का यूज हुआ है। सुपरविजन गिवन ऑफ रिसीव्ड वर्क कंडीशन और हजार्ड। और उसके अलावा किस टाइप के सुपरविजन की जरूरत पड़ी है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए और इसके क्या क्या नुकसान है इस जॉब के, वो सारी चीजें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होती हैं। दूसरा आएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू द जॉब which contain education, experience, training, judgment, initiative, physical effort, physical skill, responsibilities, communication skill and emotional characteristic। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? ये दूसरी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं कि कितनी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका जजमेंट कैसा होना चाहिए, इनिशिएटिव्स कैसे होने चाहिए, फिजिकल एफर्ट की कितने की रिक्वायरमेंट है, कितना फिजिकल स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए उस इंडिविजुअल की जो इस जॉब को परफॉर्म करना चाहता है। वो सारी चीजें आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस की जो जॉब एनालिसिस है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो नंबर वन आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआरपी डिटरमाइन एज टू हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल विल बी नीडेड इन कमिंग पीरियड। जो जॉब एनालिसिस है उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है उससे हमें पता चलता है कि आने वाले पीरियड में हमें कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है। द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल आर डिटरमाइंड बाय जॉब विच नीड टू बी सेटिस्फाइड। तो जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तभी हमें ये पता लगता है कि इस जॉब के लिए इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, इस जॉब के लिए इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि आने वाले इस पीरियड में हमें टोटल इतने और इस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट नीड टू बी प्रीसीडेड बाय जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस हेल्प ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू लोकेट प्लेस टू ऑब्टेन एम्प्लॉय फॉर ओपनिंग एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर। क्या बोला है? रिक्रूटमेंट का प्रोसेस परफॉर्म करने से पहले जो मैनेजर होना चाहिए उसे जॉब एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए जिससे उसे पता लग सके कि किस प्लेस के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, उतनों को फिर हम रिक्रूट करेंगे। Selection is a qualified person to fill a job require knowing clearly the work to be done and the qualification needed for someone to perform the work satisfactorily without a clear and precise understanding of a what job entails। क्या बोला है? सिलेक्शन में क्या होता है? एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो कि जॉब को फिल करता है, उसे पता होता है कि उसे क्या काम करना है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी इस काम को परफॉर्म करने के लिए। और ये सारी चीजें हमें किस चीज से? जॉब एनालिसिस की मदद से ही पता चलती है कि किस जॉब को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए और फिर उस टाइप के पर्सन्स को सिलेक्ट करा जाता है।
नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जॉब एनालिसिस इज यूजफुल फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैनेजर इज एज मच एज इट हेल्प हिम हर नो what a given job demand from the incumbent in terms of knowledge and skill। क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए अगर मैनेजर किसी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो उसे जॉब एनालिसिस करना ही पड़ेगा, जिससे उसे पता चल सकेगा कि किस टाइप की नॉलेज एंड स्किल एम्प्लॉयज के पास है और जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप की नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है, जिससे वो फिर उन्हें उस टाइप की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा सकेगा। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन। तो इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग वेजेस एंड सैलरी डिफरेंशियल। रिलेटिव वर्थ इज डिटरमाइंड मेनली ऑन बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या बोला है, जॉब इवैल्यूएशन में मदद करता है ये जॉब एनालिसिस। जॉब इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, ये जाना जाता है कि किसी जॉब के लिए हमें कितनी वेजेस और सैलरी की पेमेंट करनी है और किस जॉब के लिए कितनी वेजेस एंड सैलरी पे करनी है, ये किस चीज से हमें पता लगता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की मदद से ही पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिम्यूनरेशन। तो जॉब इवैल्यूएशन हेल्प डिटरमाइन वेज एंड सैलरी ग्रेड फॉर ऑल दी जॉब्स। जॉब इवैल्यूएशन अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उससे हमें पता लगता है कि किसी एम्प्लॉय की किसी जॉब को परफॉर्म करने पर क्या उसकी वेज होनी चाहिए, क्या उसकी सैलरी होनी चाहिए। एम्प्लॉय नीड टू बी कंपनसेटेड डिपेंडिंग ऑन ग्रेड्स ऑफ जॉब विच दे ऑक्यूपाई। जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जो सैलरी मिलनी चाहिए या जो अमाउंट मिलनी चाहिए वो किस चीज के बेसिस पर मिलनी चाहिए कि वो किस ग्रेड ऑफ जॉब में वर्क कर रहे हैं, मतलब किस पोस्ट पर एक तरीके से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए उनकी कि उन्हें कितनी सैलरी या रिम्यूनरेशन दी जाएगी। और ये चीज हमें किससे, जॉब एनालिसिस की मदद से ही पता चलती है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग अप्रेजल। तो इट इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट व्हाट एक्सपेक्टेड टू हिमर। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मेजर करें और ये देखें कि जो एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करा जा रहा है वो कितना सही तरीके से परफॉर्म करा जा रहा है जो हमने प्लान करा था। सच असेसमेंट इज द बेसिस फॉर अवॉर्डिंग प्रमोशन, इफेक्टिंग ट्रांसफर और असेसिंग ट्रेनिंग नीड। जो ये असेसमेंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इससे क्या पता चलता है कि किस एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, किस एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है और किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और किस ट्रेनिंग या डेवलपमेंट वगैरह की जरूरत है। और ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर पता चलती हैं, जॉब एनालिसिस की मदद से ही पता चलती हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी मदद करता है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ। तो द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ डिटेल्ड जॉब एनालिसिस प्रोवाइड एन excellent opportunity to uncover and identify hazardous condition and unhealthy environmental factor so that corrective measure can be taken to minimize and avoid the possibility of human injury। क्या बोला है, जो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस होता है उससे हमें पता लग पाता है कि जो हमारी ये जॉब है उसके क्या क्या नुकसान हैं, उसकी क्या क्या हजार्डेस हैं, क्या अनहेल्दी एनवायरनमेंट है और जॉब को परफॉर्म करने का। जब ये सारी चीजें पता लगती हैं तो फिर इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, जिससे क्या करा जा सके, अगर ह्यूमन इंजरी का कोई भी चांस हो तो उसे कम से कम मतलब मिनिमाइज किया जा सके। तो ये सेफ्टी एंड हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करता है जॉब एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, ये आपके यूजेस थे जॉब एनालिसिस के। यहाँ पर आपका जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट ओवर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम यहीं से खत्म करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।